क्रांतियों पर अरस्तू के विचार भाग 2 में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले के अंक में हमने सभी संविधानों में क्रांतियों के सामान्य कारणों का अध्ययन किया। अब हम इस अंक में विशिष्ट संविधानों में क्रांतियों के कारणों का अध्ययन करेंगे। जैसा आपको पता है, अरस्तू ने 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं या संविधानों या राज्यों का उल्लेख किया है, जिन्हें वह निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र आदि कहता है। तो सबसे पहले हम निरंकुश तंत्र में क्रांति के कारणों का अध्ययन करेंगे। निरंकुश तंत्र के विरुद्ध क्रांति का सबसे प्रमुख कारण शासक द्वारा प्रजाजन के प्रति कठोर दुर्व्यवहार होता है। जब शासक अपने प्रमुख सहायकों के प्रति भी कठोर तथा अपमानजनक व्यवहार करता है, तो वे शासक के प्रति षड्यंत्र करके क्रांति कर देते हैं। दूसरा है कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र में क्रांति का प्रमुख कारण शासक वर्ग की संख्या अति सीमित होना है और राज्य का सम्मान भी बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त होता है। इससे धनिक लोगों में द्वेष फैलता है और वे क्रांति करके कुलीन तंत्र को धनिक तंत्र में बदल देते हैं। तीसरा है धनिक तंत्र में क्रांति। धनिक तंत्र में जब धनिक वर्ग सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व घमंडी व्यवहार करता है, तो अक्सर सामान्य जनता क्रांति करने पर उतर जाती है। धनिक तंत्र में क्रांति का एक अन्य कारण स्वयं धनिक वर्ग के अंदर पाई जाने वाली गुटबंदी भी होती है, जिसके कारण वे परस्पर प्रतिद्वंदी बन जाते हैं और क्रांति का षड्यंत्र रचते हैं। संवैधानिक तंत्र या संयत लोकतंत्र में क्रांति। संवैधानिक तंत्र मूलतः मध्यम वर्ग का शासन है, किंतु निर्धन वर्ग के अधिकांश नागरिक इससे असंतुष्ट रहते हैं। निर्धन वर्ग के ये नागरिक स्वयं को शासकों के समान मानते हैं और शासन में समान भागीदारी की इच्छा रखते हैं, अतः ये असंतुष्ट नागरिक क्रांति करते हैं। अगला है लोकतंत्र में क्रांति। प्रजातंत्र मूलतः निर्धन वर्ग का शासन है, जो शिक्षा, संपत्ति तथा संस्कृति की दृष्टि से ज़्यादा प्रखर नहीं होते हैं। इस वर्ग में धनिक वर्ग के प्रति विद्वेष की भावना होती है, अतः जब इस वर्ग का शासन स्थापित होता है तो वे धनिक व कुलीन वर्ग का अपमान करते हैं और धनिकों पर विशेष कर लगाते हैं, उनकी संपत्ति का नियंत्रण भी करते हैं। अगला है राजतंत्र में क्रांति। यद्यपि राजतंत्र गुण संपन्न एक व्यक्ति का शासन है जो सामान्य हित में शासन करता है, किंतु धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है कि क्रांति द्वारा यह निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा द्वारा समाज के किसी अति सामान्य व्यक्ति का अपमान करना, किसी प्रमुख सहायक का अपमान करना आदि। इसके अलावा जब राजपद पर अयोग्य उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं तो भी राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। यह स्थिति राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति को जन्म देती है। इस प्रकार विशिष्ट संविधानों में अरस्तू ने क्रांतियों के विशिष्ट कारण बताए हैं और अब क्रांतियों को रोकने के उपाय। पहला, क्रांतियों के प्रतिकार के सामान्य साधन, और दूसरा, इसको 2 भागों में विभाजित किया, रोकने के साधनों को भी। क्रांतियों के प्रतिकार के सामान्य साधन और क्रांतियों के प्रतिकार के विशिष्ट साधन। तो क्रांतियों के प्रतिकार के सामान्य साधन, जिनमें पहला है
शासक व शासित में सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित कर, अर्थात शासन और जनता में या नागरिकों के बीच सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित होने चाहिए, तो कोई क्रांति नहीं होगी। चाहे शासन कोई सा भी है, चाहे वह राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र, कोई सा भी शासन है, यदि इसमें राजा और प्रजा, सरकार और प्रजा के प्रति सद्भावपूर्ण संबंध है तो वहाँ क्रांति की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थात एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। दूसरा है शक्ति का विभाजन। अरस्तु के अनुसार जब शासन की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो क्रांति की संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। अतः क्रांति से बचने के लिए जरूरी है कि शासन की शक्ति विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों में विभाजित की जाए। इस दृष्टि से अरस्तु का सुझाव है कि राज्य के पदों को कुछ परिवारों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए और अधिकारियों का कार्यकाल भी अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। राज्य के पदों को विभिन्न परिवारों अथवा वर्गों के व्यक्तियों में बारी बारी से वितरित किया जाना चाहिए। जितनी ही सत्ता के वितरण का आधार विस्तृत होता है और योग्य व्यक्तियों के लिए सत्ता के द्वार खुले रहते हैं, उतना ही शासन को विभिन्न परिवारों एवं वर्गों का सहयोग मिलता है और क्रांति की संभावनाएं घट जाती हैं। तीसरा है क्रांति कानून की सर्वोच्चता। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक क्रांति के पीछे मौजूदा कानूनों के उल्लंघन का भाव रहता है। अतः क्रांतियों को रोकने का एक प्रमुख साधन यह है कि नागरिकों में कानून की सर्वोच्चता का भाव पैदा किया जाए। शासक को चाहिए कि वे नागरिकों में कानून के प्रति अनादर तथा अवज्ञा का भाव उत्पन्न नहीं होने दे। इसी प्रकार अधिकारियों को भी अपने पद से संबंधित कानूनी सीमाओं व मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगला है शिक्षा का महत्व। क्रांतियों को रोकने के लिए एक साधन के रूप में अरस्तु ने शिक्षा का विशेष महत्व स्वीकारा है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ नागरिकों को संविधान के अनुसार जीवन पद्धति में शिक्षित करना है। शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जो राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल हो और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार नागरिक पैदा करे जिनमें राजभक्ति की भावना हो। अतः अरस्तु कहता है कि संविधान के स्थायित्व की रक्षा के लिए जिन उपायों की बात हम प्राय सुनते हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण किंतु सर्वाधिक उपेक्षित शिक्षा है। अगला है धन के आय व्यय की परीक्षा। राज्य के आर्थिक प्रशासन का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अधिकारी वर्ग राज्य के धन का दुरुपयोग नहीं कर सके। जब अधिकारी आर्थिक दृष्टि से भ्रष्ट होते हैं और सार्वजनिक धन की लूट करते हैं तो जनता अत्यधिक असंतुष्ट एवं क्रुद्ध हो जाती है और क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक उपाय। शासक को नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करनी चाहिए, उनमें विदेशी आक्रमण का भय पैदा करना चाहिए। इसके अलावा क्रांति से पैदा होने वाली अराजकता तथा अशांति का भी भय उनमें पैदा करना चाहिए। इससे विरोधियों को नागरिकों को क्रांति के लिए उकसाने में सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा है क्रांतियों के प्रतिकार के विशिष्ट साधन।
विशिष्ट साधनों के अंतर्गत पहला है संवैधानिक तंत्र। मतलब क्रांतियों के प्रतिकार के विशिष्ट साधनों में अरस्तू के अनुसार विभिन्न संविधानों में क्रांतियों के विभिन्न कारण होते हैं। अतः विशिष्ट संविधानों में क्रांतियों के विशिष्ट रोकने के विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए। जैसे संवैधानिक तंत्र में मध्यम वर्ग, धनिक वर्ग तथा निर्धन वर्ग के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। दूसरा है कुलीन तंत्र में क्रांतियों को रोकने के उपाय। चूंकि कुलीन तंत्र उच्च वर्ग के कुछ लोगों का शासन होता है, तो कुलीन वर्ग में निर्धन वर्ग असंतुष्ट रहता है, तो कुलीन वर्ग को चाहिए कि वह निर्धन वर्ग के प्रति उदार व्यवहार करे। तीसरा है धनिक तंत्र। क्योंकि धनिक वर्ग में भी निर्धन वर्ग असंतुष्ट रहता है, तो धनिक वर्ग को ऐसी नीतियाँ या इस प्रकार की नीतियाँ बनानी चाहिए कि वह निर्धन वर्ग को भी उचित मान सम्मान मिले। प्रजातंत्र। धनिक तंत्र से ठीक विपरीत प्रकृति का शासन प्रजातंत्र है। इसमें क्रांतियों को रोकने के लिए धनिक तंत्र से विपरीत साधन अपनाने की जरूरत होती है। प्रजातंत्र मूलतः निर्धन वर्ग का शासन है और उसमें धनिक व्यक्ति सदैव असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं। प्रजातंत्र के भाषणबाज नेता धनिकों पर गंभीर आरोप लगाते हैं। धनिक वर्ग भी निर्धन वर्ग की प्रधानता वाले प्रजातंत्र के विरोध की आकांक्षा रखते हैं। अरस्तू का मत है कि प्रजातंत्र में क्रांति से बचने के लिए जरूरी है कि धनिक वर्ग के प्रति उदार व्यवहार किया जाए। पांचवा है निरंकुश तंत्र में क्रांतियों को रोकने के उपाय। अन्य शासनों की तुलना में निरंकुश तंत्र में क्रांति की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं, क्योंकि इसमें शासक अपनी नीतियों से धनिक वर्ग के साथ ही निर्धन वर्ग को भी पीड़ित करता है और वे सभी असंतुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि निरंकुश तंत्र वाले राज्य का पड़ोसी राज्य शक्तिशाली होता है और वहाँ अन्य किसी प्रकार की शासन प्रणाली होती है, तो वह राज्य भी निरंकुश तंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले क्रांतिकारियों की मदद कर सकता है। क्रांति से निरंकुश तंत्र की रक्षा के लिए अरस्तू ने ऐसे दो उपाय बताएं जो परस्पर विपरीत प्रकृति के दिखाई देते, किंतु वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक हैं। पहला, जनता का कठोर दमन करना, और दूसरा, जनता की सद्भावना प्राप्त करना। अगला है राजतंत्र में क्रांतियों को रोकने के उपाय। राजा को यथासंभव कानून के अनुसार शासन करना चाहिए और विशेष अधिकारों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रजा के समस्त वर्गों के प्रति उदार एवं संतुलित नीति अपनाई जाए। अरस्तू ने क्रांतियों के प्रतिकार के लिए जिन उपायों को सुझाया है वे आज भी महत्वपूर्ण हैं। मैक्सी के अनुसार अरस्तू द्वारा क्रांतियों को रोकने के जो ठोस उपाय बताए गए हैं, संभवतः उनके अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा उपाय हो जिसका उल्लेख आधुनिक राजनीति विज्ञान कर सके। वस्तुतः अरस्तू ने क्रांतियों के कारणों के साथ ही उनके प्रतिकार के उपायों पर जिस गंभीरता, सूक्ष्मता एवं दूरदर्शिता के साथ जो विचार प्रकट किए हैं, वे उसे एक व्यावहारिक एवं यथार्थवादी विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। धन्यवाद।